इस एश्योरेंस में जो है वो कि हमें पार्टी टिकट दिया जाए तो वो वोट देने को तैयार थे। हम उन सब को तो एश्योरेंस नहीं दे सके, लेकिन कुछ लोगों को हमने एश्योरेंस दी है। वो फिगर बताना जो है वो मुनासिब नहीं है। आज तो कौमी असम्बली के 17 उनकी अपनी पार्टी के मेंबरान ने गो इमरान गो का नारा लगा दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शफाफियत को इंश्योर करने में नाकाम दिखाई दिया। नाराजगी नहीं है भाईजान, ये है ये। खान साहब ने कहा था कि अगर हम ये सीट जीत जाते हैं तो वो असेंबलीज डिसॉल्व करें। हमने साबित कर दिया है आप अपना मेंबर्स के एतमाद आप में नहीं है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपको बताएगा कि अदम एतमाद कब होगा और कहां होगा। इनका ख्याल ये था कि मेरे ऊपर ये नो कॉन्फिडेंस की तलवार लटकाएंगे। मैं परसों कॉन्फिडेंस पोषण ले रहा हूँ, असेंबली के पास जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का खिताब कुछ लम्हे कबल ख़त्म हुआ। कहा कि मैं हफ्ते के रोज़ कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लूँगा। मरियम साहिबा ने कहा कि पैसा नहीं चला बल्कि नून लीग के टिकट चले हैं। और मामला ये है और ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 13 अरकान कौमी असम्बली, जिसकी इंडोर्समेंट की राना सनाउल्लाह साहब ने, कि इन 13 अरकान कौमी असम्बली ने राब्ता किया पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी ने ये राब्ता करवाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। और इन अरकान असम्बली की फरमाइश क्या थी? इन अरकान असम्बली की फरमाइश ये थी कि इन्हें आइंदा इंतखाबात में नून लीग का टिकट दिया जाए। और इनसे मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जिसमें से ज़राए ये कहते हैं कि 7 अरकान असम्बली को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये अश्योरेंस दी है कि वो आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून जो है वो उन्हें अपनी पार्टी टिकट देने के लिए और अपनी पार्टी में वापस लेने के लिए तैयार है। इस अश्योरेंस के लिए लंदन में मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद से रब्ता किया गया और उनकी जो ज़ाती अश्योरेंस है वो दी गई इन अरकान असम्बली को कि मैं इस बात का ज़ामिन हूँ कि आइंदा इंतखाबात में आपको मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलेगा। और ये भी तय पाया है कि ये जो अरकान असम्बली हैं, ये जिस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या अपोजिशन उनसे कहेगी, ये अरकान खुल्लम खुल्ला तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करेंगे और इन्हें फ्लोर क्रॉसिंग या जो दीगर जो लीगलिटीज़ हैं उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं होगी। साथ साथ सिंध से जो आज़ाद रुकने कौमी असम्बली हैं मीरपुर ख़ास से मोहतरम जनाब अली नवाज़ शाह साहब, उनकी मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो साहब से। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अली नवाज़ शाह साहब को ये एश्योरेंस दी है कि उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट दिया जाएगा। आइंदा इंतखाबात में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से हिस्सा लेंगे। तो ये मामलात हैं अली नवाज़ शाह के बारे में। अब ज़रा ये कहते हैं कि जो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा थे उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दिया था। साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने यहाँ सिंध में एक इजाफी नशिस्त हासिल की, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को सेनेट इंतखाबात में ताउन की पेशकश की थी, अब MQM के लिए एक और पैकेज तैयार कर रही है और इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मशावरत हो रही है। कन्विंस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और ये आइंदा चंद दिनों के अंदर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से जो एलानिया तौर पर या गैर एलानिया तौर पर उन्हें ये पेशकश की जाएगी कि वो तहरीक अदम एतमाद की जिस वक्त भी अपोजिशन पेश करती है, अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PDM की सपोर्ट करते हैं तो फिर उन्हें इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद आने वाली विफाकी हुकूमत में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को शरीक किया जाएगा। न सिर्फ ये कि विफाकी हुकूमत में MQM को शरीक किया जाएगा बल्कि सिंध की हुकूमत में भी उन्हें वजारतें दी जाएंगी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को गवर्नर सिंध के ओहदे की भी पेशकश की जाएगी। यानी MQM अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का साथ देती है तो उन्हें गवर्नर सिंध, सूबाई वजारतें और विफाकी वजारतों की ऑफ़र की जाएगी। और साथ साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो मरदमशुमारी से मुताल्लिक खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारा मौक़िफ़ MQM के साथ वही है जो MQM का मौक़िफ़ है, लेकिन जो बल्दियाती उमूर के ऊपर MQM की रिजर्वेशंस हैं उनको दूर की जाएगी। बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से पीपल्स पार्टी एक तहरीरी मुआहिदा करने के लिए भी तैयार है। वो कहते हैं
کہ اس تحریری معاہدے کی اپروول باقاعدہ بلاول بھٹو صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم چاہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے ساتھ یہ تحریری معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے، جس میں یہ اشور کیا جائے گا کہ بلدیاتی اختیارات سے متعلق اور بلدیاتی نظام سے متعلق ایم کیو ایم کی جو ریزرویشنز ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، انہیں تسلیم کیا جائے گا۔ تو بڑی ڈیولپمنٹ ہے اپوزیشن کی جانب سے، جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کی تقریر جس میں آج انہوں نے کہا کہ وہ این آر او نہیں دیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ایک مرتبہ پھر اعتماد کا ووٹ لیں گے، 181 جو ارکان تھے حکومت کے، اس میں سے فیصل واڈا صاحب ریزائن کر چکے ہیں، علی نواز شاہ صاحب امید یہ ہے کہ وہ انہیں ووٹ نہیں دیں گے، تو 179 پہ کھڑے ہیں۔ ممکنات میں شامل ہے کہ وہ سیٹرڈے کے روز اعتماد کا ووٹ لے لے، لیکن متحدہ اپوزیشن نے ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا، اور بلاول صاحب کی جو بڑی معنی خیز جملے تھے کہ ہم بتائیں گے کہ تحریک اعتماد کب اور کہاں ہوگی، یعنی پہلے پنجاب میں ہوگی یا پھر وفاق کے اندر ہوگی۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب آغا رفیع اللہ صاحب، مجھے جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب یعقوب شیخ صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب۔ یعقوب شیخ صاحب کو گھیرا تنگ ہو رہا ہے آپ کی طرف، جس طریقے سے اپوزیشن نے سیاسی چالیں چلی ہیں، جو سیاسی پتے کھیلے ہیں، تھوڑی پریشانی پیدا ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حافظ صاحب، بڑی زبردست انٹرو آپ نے دی، اور اس میں بڑی خوبصورت باتیں بھی آپ نے کی ہیں، آفرز والی جو باتیں کی ہیں آپ نے، یہی وہ چمک ہے جس کے بارے میں عمران خان کہتے رہتے ہیں، اور یہ وہ چمک اور یہ لالچ ہے جس کی بنیاد پہ یہ الیکشن لڑا گیا۔ ہمارا ایک نظریہ ہے، ہم ایک نظریے کے تحت لڑ رہے ہیں، اور نظریہ ہمارا یہ ہے کہ جو حق، جو سچ اور جو عوام کی صحیح نمائندگی ہے اور جو عوام کے حقوق ہیں وہ عوام تک پہنچیں، اور وہ ایسے پہنچیں کہ ان لوگوں کے ہاتھ تک نہ آئے جو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ آج کی تقریر جو خان صاحب کی تھی آپ نے دیکھی ہوگی، اس میں انہوں نے اسی نظریے کا کیا ہے کہ یہ ایک وہ چیز ہے جس کے لیے انہوں نے جب پہلی دفعہ جب سپیچ کی تھی تو اس میں انہی دنوں میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اور اکٹھے ہونے کا ایک بیسس ہے، اور وہ بیسس ساری عوام کو پتہ ہے، بچہ جانتا ہے، بوڑھا جانتا ہے، خواتین جانتی ہیں، وہ بیسس یہ ہے کہ کرپشن اور کرپشن کو بچائے جاؤ۔ آج ان کے نظریات، ان کا ایک مینیفیسٹو جو الیکشن میں تھا وہ سب بالائے طاق رکھ دیا گیا ہوگا، اور آج یہ اکٹھے اس وجہ سے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی کرپشن کو بچانا ہے، اور وہ جو ایک مل کے لوٹنے والا ایک نظام تھا اس کو عمران خان نے آ کے چیلنج کیا، تو اب پریشانی ہے، اور یہ ارتعاش ہونا تھا، یہ ایسا ہوتا ہے، یہ سٹیٹس کو اب کا نہیں ہے، کم از کم 35-40 سال کا سٹیٹس کو تھا جس کو عمران خان نے چیلنج کیا، اور یہ جو کچھ آپ نے سینٹ میں دیکھا یہ اسی کا ایک نمونہ آپ کے سامنے آیا ہے کہ جب یہ اکٹھے ہو گئے، کس بیس پہ اکٹھے ہوئے کہ انہوں نے اپنی کرپشن کو بچانا ہے۔ جو انہوں نے کیا، آج جب یہ دیکھا کہ ان کی جو روزگار تھا، جو بے روزگار ہو گئے ہیں سیاستدان، جو ہار گئے ہوئے ہیں، وہ اکٹھے کسی کی سیٹ نہیں بھی ہے تو بھی وہ لیڈر بنا ہوئے وہاں پہ، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو گزشتہ ادوار میں حکومتیں کر چکے ہیں، ان کو بڑا خوبصورت موقع ملا تھا۔ چلیں انہیں موقع ملا تو پھر یہ تو آپ مانیں نا کہ آپ کی صفوں میں ضمیر فروش، پیسے پہ بک جانے والے، رشوت خور لوگ موجود ہیں، جو بقول آپ کے جو ہے وہ پیسوں پہ جو ہے جنہوں نے ووٹ حفیظ شیخ صاحب کو نہیں دیا، گیلانی صاحب کو دے دیا۔ حافظ صاحب دیکھیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہ جو سینٹ میں ووٹ بکنے والا جو ایک تاریخ کا ایک ادوار رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں سینٹ میں یہی بھیڑ بکریوں کی طرح یہ سیل ہوتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیسے کی چمک میں بک جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں نہ ان کو عوام معاف کرنے والی ہے اور نہ ان کو لیڈرشپ معاف کرنے والی، یہ لوگ ایکسپوز ہوں گے اور پھر ان کو اپنی سزا خود ملے گی۔ چلے آغا رفیع اللہ صاحب، یہ آپ نے کوئی پیسے کی چمک دکھائی، کوئی لوکریٹو آفرز دکھائیں، کیا کیا آپ نے؟ ان کے لوگ جو ہے نا وہ تو بڑے صاف شفاف پاک باز پاک دامن لوگ تھے، بہلا پھسلا کے آپ لے گئے گیلانی صاحب کی طرف، کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ نان پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہے ہمارا، جیسے ابھی شیخ صاحب نے کہا، آپ نے دیکھا انٹرو میں بات کی، یہ ایک پولیٹیکل سیاسیوں اتحاد ہوتا ہے جو انہوں نے کیا ہے ابھی جی ڈی اے سے، کاف لیگ سے، اور اگر یہ جی ڈی اے سے، کاف لیگ سے، متحدہ سے یہ اتحاد کرے
उनको ऑफर दें, उनको मिनिस्ट्रियां देकर अपने साथ, और यही ऑफर अगर हम, आपने इंट्रो में बात की, अगर हम देने की तरफ जाते हैं तो ये बोलते हैं कि ये सियासी चमक है, हम इसके खिलाफ हैं। किसके खिलाफ है? ये कहते थे कि पंजाब का डाकू, उसको इन्होंने अपने फायदे के लिए, अपने इख्तिदार के तूल देने के लिए उसको अपने साथ रखा। हमने कभी उनको नहीं डाकू बोला, ये डाकू का लक़ब इन्होंने दिया। फिर उसके बाद ये दहशतगर्द तंजीम कहते थे, फिर मुत्तहिदा के खिलाफ ये जो बातें करते थे, फिर इन्होंने उनको नफीस और नफासत का लक़ब दिया, अपने इख्तिदार को तूल देने के लिए अपने साथ रखा। फिर उसके बाद ये वडेरा और मुख्तलिफ पॉलिटिकल फिगर्स के हवाले से जो बातें करते थे, आज उन तमाम लोगों को ये साथ लेके चल रहे हैं। असल में बात ये नहीं है, बात वही है जो मैंने आपको शुरू में कही कि हमारी गैर पार्लिमानी, गैर पॉलिटिकली लोगों से वास्ता पड़ गया। आज पार्लिमान का ये हाल है कि कोई उसमें बैठ कर अपनी इज्जत तस्वर ही नहीं कर रहा होता। इस किस्म के लोगों को ये लेके आए पार्लिमान तक। जब खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 70 करोड़ रुपए में एक सेनेट का टिकट बिक रहा है, तो दिया इन्होंने बलूचिस्तान में, और फिर उसके बाद उसको जिताया। वहां पर इनकी पार्टी की तरफ से आवाजें उठी, तो इन्होंने क्या किया कि एक वर्कर है इनके पार्टी के, बड़े मजबूत और ऑनेस्ट, और ज़हूर आगा, उनको दिया, और उनको फिर वापस बेला बुसला के या उनको दबाव में उससे लेकर फिर उसको दे दिया दोबारा उसी 70 करोड़ रुपए वाले शख्स को। अच्छा जी, वो हो गया। फिर एक टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर, इनको ये नहीं पता कि टेक्नोक्रेट किसको बोलते हैं या किस लिए होता है, फिर एक ठेकेदार को लेके आए सामने। उस ठेकेदार ने फिर प्रूफ किया कि जी ये वाकई में इन लोगों का गलत डिसीजन है और इनकी पार्टी के, तो लेकिन वहां पर मजबूती से इन लोगों ने अपना काम दिखाया। चले ठीक है, फिर केपीके में आ जाएं, फिर ये सीट एक ज्यादा खरीदते हैं, तो यहां पर ये चूंकि साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, लेकिन कहीं और अगर किसी ने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया और एक अच्छा डिसीजन लिया मुल्क और कौम के लिए, 22 करोड़ अवाम आज जो इनसे जितनी तंग है, इनके इस नालायकियों से तंग होकर, क्योंकि इन तमाम एमएनएज ने अपने हलकों में जाके लोगों को फेस करना है, वो अगर कोई फैसला लेते हैं तो फिर ये कहते हैं कि ये ज़मीर फरोश हैं। ज़मीर फरोश वो है। आपका कहना ये कि इनके एमएनएज फ्रस्ट्रेट है, उन्होंने फ्रस्ट्रेशन के अंदर ये फैसला लिया। 100%। मैं देखें, दो चीजें, एक तो इन्होंने कहा था कि अपने एमएनएज को कहा था कि अपने क्लोज सर्किट में कि जी अगर ऐसा हुआ तो मैं असेंबली रिजॉल्व कर दूं, तो अभी थोड़ी गैरत करें ना, असेंबलियां थोड़े, ये क्या ड्रामा रचा दिया। और वाकई में अगर ये वाकई में चाहते हैं कि पॉलिटिकली ये लोग, तो दे मारे आए अवाम के पास, 22 करोड़ अवाम के सामने आ जाएं कि हम हमारे साथ हैं या इनके साथ हैं, लग पता जाएगा। नहीं तो बाय इलेक्शन इनके लिए यही बहुत है। ठीक, अपना चीमा साहब ये फरमाइएगा कि अब तादाद हो सकता है आप बताने की पोजीशन में हो या नहीं। जो हमारी इत्तलात हैं वो ये कि 13 अरकान जिसकी इंडोर्समेंट की राना सनाउल्लाह साहब ने, कि वो राब्ता किया थ्रू पीपल्स पार्टी कि हमें नून लीग का टिकट दें, हम पीटीआई छोड़ के आना चाहते हैं। आपने कोई 6-7 लोगों को कमिट किया है कि हम उन्हें नून लीग का टिकट देंगे, लेकिन जब आप कहेंगे जब वो पीटीआई छोड़ेंगे, क्या है इसमें सदाकत और क्या मजीद इसकी तफसीलात? जी, आपसे गुजारिश ये है कि एक तो आप जिस तरह फरमा रहे थे मोहतरम शेख साहब की बातों से जो आपने अखज़ किया, आपने फरमाया कि इसका मतलब ये है कि आपकी सफ़ों में ज़मीर फरोशों की खासी तादाद मौजूद है। तो सिर्फ ये नहीं है, बल्कि इनकी सफ़ों में ये है कि ऐसे लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जिनके बारे में आप सब, मैं कई बार वो शेर कह चुका हूँ कि नाम थे दर्ज जिनके थानों में, आज शामिल हैं हुक्मरानों में। तो बात यह है कि इस तरह के लोग जो है वो बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की, इनके जो प्राइम मिनिस्टर साहब के दाएं बाएं जो उन्होंने खैर से टीम इकट्ठी की हुई है, चोर आटा चोर, तो सारे चोर जो हैं। और ये है कि जो पकड़ा जाता है उसको, जो पकड़ा जाता है आप साहब, उसको सजा ये देते हैं। करप्शन से ये नफरत है इनकी कि जो पकड़ा गया, वो जो दवाइयों के बहुत बड़े स्कैंडल में, वो जो क्यानी साहब जो थे साबिक वजीर सेहत, उनको जब पकड़े गए तो उनको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया कि जनाब आप तो बड़े काम के आदमी हैं, आइए पूरी पार्टी की क़यादत फरमाएं। ये हालत है करप्शन से नफरत की। बात यह है कि इस दफा
क्या वजह हुई है जो यूसुफ रजा गिलानी साहब क्यों जीते हैं और हफीज शेख साहब क्यों हारे हैं? दो बुनियादी वजूहात हैं। ठीक, जिस तरह एक वजह जो है वो हमारे भाई आगा साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि देखिए इनकी 2.5 साल कारकर्दगी इस तरह की है, इतनी मायूस कुन है, इतनी अवाम दुश्मन गरीब दुश्मन पॉलिसीज हैं इनकी जो रही हैं, अवाम के ऊपर जो इन्होंने जुल्म किया है बेरोजगारी और महंगाई की शक्ल में, लोग इनसे तंग हैं, लोग इस हुकूमत को अजाब समझ रहे हैं और इससे निजात के लिए दुआएं कर रहे हैं। बात यह है कि इनके जो MNAs हैं क्या उन्होंने अपने हलकों में नहीं जाना? उन्होंने कल वोट लेने के लिए नहीं जाना? क्या मुंह लेके जाएंगे? वो नून लीग में कौन सी आना चाह रहे हैं कारकर्दगी चीमा दिखा साहब, के? ये तो जरा आप बता दें कितने लोग आना चाह रहे हैं नून लीग में? मेरी गुजारिश सुन ले कि एक वजह यह है कि चूंकि उन्होंने फेस करना है बिल आखिर अवाम को, वो ये है कि वो तो देखें इस इंतजार में है कि इस डूबती हुई कश्ती से छलांग लगाएं, इस जालिम हुकूमत से अपने आप को डिसोसिएट करें। जो अवाम दुश्मन है, अवाम उसका नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। और यह है कि एक तो ये वजह है कि इनकी कारकर्दगी मायूस कुन कारकर्दगी, और इसकी बिना पर लोग इनसे तंग हैं। और ये है दूसरा, और ये साथ ही जो आपने 13 और 7 की बात की, बेशुमार इनके MNAs हैं हाफिज साहब, दर्जनों के हिसाब से, जिनको आज अगर गारंटी हो, ये अश्योरेंस हो कि आपको मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलेगा, तो आज वो छोड़ के आने के लिए तैयार हैं। और दूसरी वजह जो है वो क्या है जिसकी बिना पर गिलानी साहब जीते हैं कि देखें बात यह है, एक तरफ हफीज शेख साहब थे जो किसी के भी नहीं है, जो हुकूमत आएगी जो उनको वजारत की ऑफर देगी वो आके वो ज्वाइन कर लेंगे। अपना उनका कोई नजरिया नहीं है, अपनी कोई इस तरह की सियासी बैकग्राउंड नहीं है, अपना कोई इस तरह का पॉलिटिकल कैरियर भी नहीं है, ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना उनका कोई ऐसा कोई है कि इस वतन के साथ मुल्क के साथ यही है कि वो बैग उठा के बाहर चले जाएंगे, जब कोई हुकूमत आके उनको ऑफर करेगी तो आ जाएंगे वजारत संभालने के लिए, यानी किसी के भी नहीं है। दूसरी तरफ गिलानी साहब हैं जो सबके साथ सबके हैं। देखिए जब स्पीकर थे सबको साथ लेके चले, जब वजीर आजम थे सबको साथ लेके चले, और उनकी इनकसारी, उनकी फराख दिली, पॉलिटिकल यानी आप तो कहने कि एक सियासी शख्सियत है, और उनकी देखें मुरव्वत, ये जो वजादारी है, देखिए उनका उसने अखलाक जो है उसने पे किया उनको, उनके जाती ताल्लुकात भी हैं। चले सच्ची बात है कि लोगों ने कहा एक तरफ IMF का नुमाइंदा है जो किसी का भी नहीं है, दूसरी तरफ हमारा एक वसी तजुर्बा रखने वाला एक सियासतदान है, बामुरव्वत है, तजुर्बाकार है और वसी ज़रफ़ है और वज़ादार है, तो क्यों ना उसको प्रेफर किया जाए। तो शेख साहब ये कोई बैड डिसीजन है हफीज शेख साहब को मरकज़ में कि जी गैर सियासी शख्सियत थी, मुकाबले में बड़ी एक कदावर सियासी शख्सियत थी, फिर लोग नाराज़ थे, फिर पैसों का आप कहते हैं वो भी हुई, ये हुआ क्या है? ये सब का मलगूबा था, सारी चीज़ें थी इसमें? कोई बैड डिसीजन नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर का एक हक था, उन्होंने एक कैंडिडेट लेके आए। अब बात लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट को शिकस्त हुई ना। बात देखिए, बात किस वजह से हुई है? आप देखें ना, आपने एक रात पहले डील्स देख ली थी, सारी पूरे मीडिया पे आ गई थी कि अली गिलानी साहब क्या डील्स कर रहे थे और किस तरीके से लोगों को ऑफर कर रहे थे। ये एक तो छोटी सी झलक थी, इसके अलावा इन्होंने क्या क्या नहीं किया होगा। तो पैसा चला है, भरपूर तरीके से चला है, और इन लोगों चला तो आपके लोगों पे है ना शेख साहब, पैसा कोई इंडिया के लोगों पे तो नहीं चला, आपके लोगों पे चला ना। मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना कि हर जगह पे बुरे और अच्छे लोग होते हैं, और ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे। फिर निकालें इन बुरे लोगों को निकालने की अभी आप अफोर्डेबिलिटी है आपकी हुकूमत चंद वोटों पे खड़ी है, तो आपको निकालें हफ्ते से पहले निकालें। आपको तो हमने दावत दी, आपके लिए खुला मैदान देके आए, आप लड़े ना। आप तो रात को लड़ने वाले हैं और चोरी छुपे वार करने वाले हैं। हम तो कहते हैं आए मैदान में लड़े। ये मैदान है जो सजा है। अभी जो इमरान खान ने आपको चैलेंज किया, आप आइए, आप अगर आपको वजन नंबर ज्यादा तो आप ले जाएंगे, अदरवाइज तो फिर आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि सब करप्शन हुई है। और ये जो कुछ हुआ है ये अखलाकियात के खिलाफ हुआ है, ये आईने पाकिस्तान के खिलाफ हुआ है। केपी में क्या शफाफियत नहीं हुई है। इसमें उन चोरों को फिर मौका दिया गया है कि वो लोग आए जिनके आवाम भी अगेंस्ट, जिसके लिए जो नुमाइंदे उधर नहीं देना चाह रहे थे, आपने उन लोगों को खरीदा। केपी में क्या हुआ कि जो टर्म इसका केपी में बोलो, आबे जमजम के धुले हुए वोट जो आपको मिले वो कैसे मिले? भाई हमने 12 में से 10 सीटें ली। आप हमें बताएं कि हमने कोई, अगर आप एक वीडियो है तो मैं आपको बिल्कुल मैं तस्लीम करूंगा। कोई अगर वीडियो आप मुझे बताइएगा ना, जो वीडियो आपकी थी जब आप पैसे दे रहे थे, वो उस वक्त जो पिछले इलेक्शन में जो किया। अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैं 2 दफा सेनेट का इलेक्शन लड़ा हूं।
आगा साहब फरमा रहे थे कि टेक्नोक्रेट क्या होते हैं, तो मैं टेक्नोक्रेट के लिए ही लड़ा था बाय द वे, तो मैं दोनों इलेक्शंस में हार गया था, जेयूआई की तरफ से मैं लड़ा था। इसीलिए तो आप आगे के टेक्नोक्रेट पे पूरा उतरते थे, जो नहीं उतरते वो कामयाब हो रहे हैं। ये बात नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप ये कहते हैं ठेकेदार हो रहा तो आप कल ठेकेदार बन जाए, पैसे माल दिखाए खान साहब को, आप वो कह रहे हैं आप जेनरल बात आदमी ये थे, है इस कि वजह से हार गए। जो बेला जो मंडी पिछली दफा लगी थी वो सबने देखी है, और फिर इमरान खान ने उसका क्या अंजाम किया। चले मैं- इमरान खान ने उसको 2.5 साल मिनिस्टर बना के रखा, पता होने के बावजूद। नहीं, वो हमारी पार्टी में नहीं था, पहले तो आपको ये मालूम होना अभी तो गले अभी याकूब शेख साहब हमारी पार्टी में नहीं कल था। गले मिल रहे थे, महमूद खान साहब से खुशियां मना रहे थे, कल गले मिल रहे थे वो बताएं सेनेट जरा के इनको, रिजल्ट के इनको बाद। जरा बताएं। अब देखिए, ये इलेक्शन की बात है, इलेक्शन में एक एक वोट काउंट होता है, ये बात भी आपने कह दी कि आपने कैसे लिया, अगर हमने पैसा लिया तो फिर हमने वोट हमने देखे कहाँ से वोट लिए थे? गंदा हो या अच्छा हो, पर ये धंधा है। हमने ये देखे धंधा शेख है, साहब पर बोल गंदा है, रहे पर ये पीपल पार्टी शेख का साहब काम। बोल रहे हैं कि वोट गंदा हो या अच्छा हो, पर पार्टी का धंधा वकील रहा है, है ये जो- साबित कर दिए लोगों कह ने। रहे- चेज करते हैं वोट, वो वो कह रहे- बैठ के बोली लगाते हैं, वो कह रहे वो वोट नोटों अच्छा की हो या चमक गंदा दिखाते हो, हैं पर ये लोगों को, धंधा है। और फिर उसके बाद ये होता है, यही होता है जो पिछले दफा तो आपने देखा नहीं आपने महमूद हमने- शाह साहब से गले मिल रहे हैं, वो हमने एक तो- आदमी को आप मिनिस्ट्री से हटा रहे हैं कि हमने ये तो- गंदा आदमी है, हमने और तो उसको 20 फिर गले लगा रहे हैं। 20 लोगों को हमने निकाला, और अभी 2 की और भी लिस्ट आ रही है, 22 लोग थे जिन्होंने पैसा लिया था, आप जिनके इसकी तो नाम बात आ करें गए ना। थे, इधर भी सबको निकलेंगे, हमने निकाल इधर दिया। भी और एमएनएस ये- निकाले जाएंगे, पीटीआई के एमएनएस निकाले जाएंगे जिन्होंने गिलानी साहब को क्या वोट दिया। क्या ऐसे लोगों का क्या किरदार है, उनको तो खुद मेरे ख्याल में रिजाइन कर देना चाहिए जो इस किस्म की हरकत करते हैं। ठीक, ये कोई तरीका है, चले, मैं- आपकी कमिटमेंट होती है अपनी लोगों के साथ, आवाम के साथ, गवर्नमेंट के साथ, कि जब मुश्किल वक्त आता है बात पर आप आए। पैसे के खातिर पलट जाते हैं, तो मैं तो चले, ऐसे शेख साहब- लोगों को, ये भी डाकों का हिस्सा है जो आपसे ऐसा सब काम आप करते में हैं। एतमाद पे आए ताकि आपको मैं दूसरी खुशखबरी चलें, दूं। चलें, आप आए, हम तो कहते हैं आप मैदान में आए। दूसरी शेख खुशखबरी साहब, देता लेकिन हूं अभी अपने जो एतमाद गलत की। हुआ है तो चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के टाइम पे भी तो गलत हुआ था ना, उसको तो आप आज एडमिट करें ना कि उस वक्त भी गलत हुआ। अब जमीन सब फरोशी हुई। अब सब मुझे हम तो इजाजत ये कहते हैं है। कि आप हमें मिसाल नहीं कि हमने कहीं पे पैसा दिया है, हमने तो आपको मिसालें दी हैं। अच्छा। और जिन लोगों ने, हमारे लोगों ने पैसा लिया, हमने उन लोगों को नहीं छोड़ा। ठीक। आप तो उनको मिनिस्टर कमाल बनाया, समझते हैं, आप मिनिस्टर कमाल बनाया। समझते हैं, आप उनको प्यार करते हैं, मिनिस्टर आप बनाया। बड़े से बड़ा चले, ओहदा देते हैं। मैं आगा हमारा साहब तो ये एक तरीका वक्फा नहीं ले है। लूं, फिर तहरीक अदम एतमाद की बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। याकूब शेख साहब, आगा रफ़ीउल्लाह साहब और डॉक्टर निसार चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आगा रफ़ीउल्लाह साहब, तहरीक अदम एतमाद, ब्रेक पे जाने से कबल बात हो रही थी, तहरीक अदम एतमाद का क्या हो रहा है? यानी परसों तहरीक अदम एतमाद करेंगे या अलहदा से प्लान करके फिर तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, बाकायदा नो कॉन्फिडेंस जो है मोशन मूव करेंगे, क्या होगा, प्लान क्या है? देखें, ये जो मर्जी करें हाफिज साहब, मैं आपको ये हुकूमत जो है ना आर्टिकल 91 में फंसी हुई है। मैं कल हफीज शेख के हवाले से मैंने एक आर्टिकल 91 की शिक 9 कोट की थी, और आज जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ आर्टिकल 91 की ये शिक है 7। ठीक, इसके तहत जब आप कॉन्फिडेंस का मूव करेंगे तो ये प्रेसिडेंट साहब करते हैं। किस सूरतों में करते हैं उसके लिए ये शिक ये कहती है कि वजीर आजम इस वक्त तक वजीर आजम रहेंगे जब तक इनको सदर साहब की खुशनुदी हासिल रहेगी, और जब सदर साहब ये समझेंगे कि वजीर आजम असम्बली का एतमाद खो बैठे हैं तो वो वजीर आजम को एतमाद के वोट का कहेंगे। सवाल ये है कि अगर सदर साहब अब ये कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका अपना सदर आप पर एतमाद खो बैठा है, या अज खुद वजीर आजम पर एक चार्जशीट है। ऐसे हालात में वजीर आजम को इस्तीफा दे देना चाहिए, आत्म एतमाद नहीं। ये आइन कहता है, कानून कहता है कि अगर आपने आत्म एतमाद का वोट लेना हो उसके लिए सदर पाकिस्तान आर्टिकल 91 शिक 7 के तहत वो जब आपको कल या परसों ये जब भी जाएंगे इस प्रैक्टिस में तो उसका आर्टिकल कानून ये कहता है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये किस तहत ये अदम एतमाद का वोट ये मूव किस तरीके से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या सदर पाकिस्तान इनके खिलाफ चार्जशीट बना चुके हैं, या वजाहत करें इस बात की पीटीआई? चले, मैं चीमा साहब अगर इसके ऊपर आप कोई चीज़ ऐड कर देंगे तो फिर मैं शेख साहब से एक ही दफ़ा जाऊँ। यानी आगा साहब कहते हैं, उनका पॉइंट ये है कि एतमाद का वोट उस वक्त लिया जाता है जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कहे कि जनाब आप जो है यू लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, तो अब आप लें। मैं इस आप सब जो लीगल और टेक्निकल पोजीशन से हट के ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ
کہ اگر ان کو اپنے لوگوں پہ اعتماد ہے تو اعتماد کا ووٹ پھر خفیہ طریقے سے کیوں نہیں لینے کے لیے تیار ہوتے؟ وہ آج لے لیں، سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے اعتماد کا ووٹ لیں. مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں لیں گے کیونکہ ان کو اعتماد نہیں ہے اپنے ساتھیوں پہ. اور دوسرا آپ سب یہ بات ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو خرید و فروخت کی بات کرتے ہیں، دیکھیں وسائل بھی حکومت کے پاس ہوتے ہیں سب سے زیادہ خرید و فروخت کے لیے، اور اسٹیٹ مشینری کا استعمال بھی حکومت ہی کرتی ہے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے. تو دونوں صورتوں میں ڈرانے دھمکانا بھی اور لالچ دینا، انسینٹو دینا، یہ حکومت ہی سب سے بہتر پوزیشن میں ہوتی ہے. اور یہ جو ہے یہ خرید و فروخت کے کام، یہ دھندے چیمہ جو صاحب ہیں، ویسے جہانگیر ترین کے نہ ہونے کا نقصان ہوا ہے گورنمنٹ کو؟ وہ اس کام کے ماہر تھے، ایک اسپیشلسٹ تھے، واقعی ایکسپرٹ تھے. اگر یہ کہ کوئی دوری ہوئی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ کیا معاملات ہیں اور ان کے اوپر کیا کیا الزامات تھے، لیکن ایسے الزامات والے بے شمار ان کے دائیں بائیں موجود ہیں. ان کو کون سی کوئی کرپشن سے نفرت ہے؟ دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر ان کو اپنے ساتھیوں پہ اعتماد ہے تو سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے اعتماد کا ووٹ لیں، تب ہم جانیں. چلیں یعقوب شیخ صاحب، یہ تو چیمہ صاحب نے ایک نئی بحث کھیل دی. وہ کہتے ہیں جی اگر ٹھیک ہے اتنا ہی پکا یقین ہے اپنے ممبروں پہ تو ان کو کہیں جی سیکرٹ بیلٹ کرے، پتہ چل جائے گا کتنے لوگ ہیں. سامنے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مت نہ کرے. عامر صاحب ان کو یقین ہے کہ ان کے پاس مال بہت ہے، ٹھیک ہے جی، مال یہاں وہ نہیں کہہ ہے، رہے باہر مال بھی تو ہر جگہ. حکومت کے پاس ہوتا ٹھیک ہے نا، حکومت کے پاس نہیں ہوتا سر، ان کے پاس ہے. 50 کروڑ روپے حکومت کس نے وہ دیے؟ حکومت نہیں ہے کہ جو کماؤ پوت والی حکومت ہے، وہ حکومت نہیں ہے. حکومت یہاں عوام پہ لگانے والی حکومت ہے. کوئی ایسی چیزیں ہیں تو یہ سامنے لے کے ہیں. آپ کے پاس تو باقاعدہ مسلم حقائق ہے نا، آپ کے پاس موجود ہیں، ریفرنسز قائم ہیں. انہوں نے خود ایک دوسرے کے اوپر قائم کیے ہوئے ہیں، ہم نے نہیں کیے. اور وہی آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیوں آگے. اب کہتے ہیں کہ اسے ہمیں نجات دو. ہم کیا نجات دے؟ آپ نے خود قائم کیے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر. آج جہاں تک بات ہے جناب، جو سیکشن پڑھ رہے تھے اپنا آرٹیکل 91(7) میرے پاس بھی موجود ہے، تو اس میں تھوڑا سا ان کو بیان کرنے میں وہ ہے. تو یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے. اور یہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا، یہ انگلش میں میرے پاس موجود ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا ٹائم اس کے اوپر میں لگاؤں. دیکھیں میں بات کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کی کریج کی، کہ پرائم منسٹر صاحب کی کریج کے انہوں نے یہ دیکھا کہ یار آج اگر اسمبلی میں ہم جو ایک ہمارا کاز تھا جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ کو کامیاب نہیں کرایا، تو یہ بات اپوزیشن کی خواہش ہو گئی آپ کی، عوام کی خواہش اگر یہی ہے، آپ کی خواہش ہو گئی، آپ کی خواہش یہ ہو سکتی. ہم یہ چاہتے کہ نہیں، شیخ صاحب ہم آئین ساز ادارے کے ممبر ہیں، آئین کیا کہتا ہے یہ بتائیں. میں آئین یہ کہتا، آپ کہیں تو میں آپ کو بالکل، میں تو پڑھا، میں تو آپ کو یہ جس طرح وہی کہتا ہوں، ہم ہر آئینی تقاضا پورا کر کے، کیونکہ یہ چیز تو چھپنے کی نہیں ہے نا کہ میں کہوں سر آئین یہی کہہ رہا ہے نا کہ جب صدر یہ فیل کرے، کوئی چیز ہم بلڈوز نہیں کرنا چاہ رہے. آرٹیکل کے حساب سے جو اس کی پروویژن ہے اس کے حساب سے ہم جانا چاہ رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ کریج کی جو پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا کہ دیکھیں آج اگر ہم یہ ووٹ ہار گئے ہوئے تو وہ ایک کاز آف کنٹینشن تھا ان پارٹیز کا کہ جی حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے درمیان میں یہ مقابلہ تھا، اور یہ دیکھا جا رہا تھا کہ جی گورنمنٹ اور اپوزیشن پی ڈی ایم کے درمیان میں یہ ہے. اب اس چیز کو کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب تو خود آگے آ گئے. انہوں نے کہ میں خود اپنے احتساب کے لیے تیار ہوں، کل وہ پیش ہو جائیں گے. اور یہ مال کی چمک والے چیمہ صاحب کہتے ہیں وہ بھی اسی طرح پیش ہونا جیسے حفیظ شیخ پیش ہوئے. اگر پیش ہوں گے تو پھر ان کے کرج ہونے چاہیے نا. یہ ڈرائی کلینر میں آ رہے ہیں، ڈرائی کلینر والی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم اس آپ کا جمہوری اور قانونی حق یہ نہیں ہے. قانونی حق یہ ہے کہ جو آئین کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں وزیر اعظم اپنی فرمائش پہ خود اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے، پہلے صدر مملکت کو کہنا پڑے گا کہ سر میں تو عرض کر رہا ہوں نا، دیکھیں ہر فارمیلٹی پوری ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ آئین اور قانون سے بالا تر ہم جائیں گے. ہم نے وہ کیس پریزیڈنٹ صاحب تک پہنچ گیا ہوا ہے اور باقاعدہ ایک طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی ہم فلاں نہیں چھوڑیں گے کہ آپ کل کہیں گے جی کوئی اپنے ایم این ایز کے خلاف انکوائری کنڈکٹ کروا رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا ہے، اس کی کوئی انکوائری، کوئی پارٹی میں ایسی بات ہوئی ہے، کوئی تحقیق کرے، کیا کرے. دیکھیں میرے خیال میں تو یہ سب سے پہلے تو اپنا ایک احتساب ہوتا ہے، انسان کا اپنا ضمیر ہوتا ہے، جن کے بارے میں اپنا ضمیر ہوتا ہے کہ اس ضمیر کے حساب سے اگر بندہ نہیں چل رہا نا تو میرے خیال میں تو اس کو ویسے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. جس کے لیے قوم ملک اس کا اپنا ضمیر، اس کے بچے، اس کی عزت اگر اتنی سستی ہے کہ وہ جا کے اس کو بیچ دیتا ہے چند ٹکوں کی خاطر، تو میرے خیال میں اس بندے کو تو ویسے ہی علیحدہ ہو جانا چاہیے اور کسی اور کو موقع دینا چاہیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن ممبروں کے بارے میں کرپشن کا ثابت ہو گیا کہ یہ کرپٹ ہیں، ان کو عمران خان صاحب پارٹی میں کو بہت بڑا عہدہ دیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں.
ऐसा जिस ही तरह उन्होंने आमिर कियानी साहब को दिया। ये कानून रहा है, दस्तूर रहा है पिछले 35 साल। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। फिर कियानी को जनरल होता सेक्रेटरी ये कैसे है कि बनाया? जो ज्यादा पैसे बनाते हैं वो ज्यादा फिर ऊंचे- कियानी को जनरल सर, सेक्रेटरी कैसे आप- मैं बनाया? क्या बताऊं, इतनी सारी मिसालें हैं, मैं कहाँ कहाँ जाऊं, ओमनी से शुरू करो, कहाँ कहाँ जाके फिर अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब पता चल जाएगा ये जो मौजूदा आप लोगों के मुख्तलिफ MNA जो दायरे में हैं उनका फ्यूचर में क्या मुस्तकबिल है, वो जो पूछ रहे हैं वो आप बता नहीं रहे, लेकिन चीमा अगर साहब साहब की ये बात जो सही है। बिलावल साहब ने कहा कि जी हम फैसला करेंगे तहरीक अदम एतमाद कब और कहाँ होनी है, बड़ा मानी खेज जुमला है, तो कोई इंशाल्लाह, पंजाब में तो इंशाल्लाह। नहीं कोई पहले अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे? तो सर बात ये है कि सबसे कमजोर मोराई सबसे पहले उड़ता है, तो सबसे ज्यादा कमजोर वसीम अकरम प्लस ही है इसलिए। ये तकबर वाली बात है। मैं समझता हूँ कि ऐसी बात है हम तकब्बुर अल्लाह हमसे ना कराए। देखें, हम जमहूरी लोग हैं, हमने आपको कौमी असेंबली में हमने आपको बताया कि बेहतर इंतकाम जमहूरियत है। तकब्बर तो वो ऐसी है जमहूरियत से साहब, अल्लाह तकब्बर बना तो दे, है जो 35 साल हमने इमरान देखी खान है। हर रोज कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये तकब्बर है जो अल्लाह को पसंद नहीं है। चीमा तो साहब कौन सी गलत बात कर रहे हैं कि वो चोरों को पकड़ना चाहते हैं ना? आप वो कहते हैं पहले अपने चोरों को तो पकड़ ले, शेख साहब वो कहते हैं अपने चोरों को पकड़े पहले। मालम जब्बा मोटर पे आज आप वो एक डील करके बैठ जाए, कंफर्टेबली गवर्नमेंट करेंगे। यार आप मुझे एक बात बताएं, कंफर्टेबली गवर्नमेंट BRT का क्या किया आपने? इमरान खान तो पाकिस्तान आपने के लिए BRT कुछ कर रहे हैं पे ना। स्टे क्यों बैठे हो? पाकिस्तान की जो BRT में आपने स्टे क्यों लिया हुआ है शेख साहब? पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कुछ करना चाहते हैं ना। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आपने BRT पे स्टे लिया, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आपने ये स्टे पे सारी शेख साहब ओपन है कहते यार, हैं आपके कोर्ट्स ओपन है। हमने आपने देखे जब इनके बारे में इनके जब इनसे बात करो तो कहते हैं कोर्ट ओपन है, हमारे लिए कोर्टे नहीं, हम भी तो कोर्टों में केस लड़ रहे हैं। हम कहाँ सजा याफ्ता है, हमें कहाँ कौन सी कोर्ट ने सजा दिया है? बनती है तो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अब आप जाए, हमने तो आपको आज नहीं या पता। तो क्यों वो आपका वो कहाँ गया कि जो 4 हल्के खोल दो, ये कर दो, मैं यूं कर दूंगा, 500 लोग बोलेंगे गो इमरान गो। आज तो इनके 13 MNAs ने कहा कि गो इमरान गो, तो अब गो होना चाहिए। नहीं, चल, 13 महीने की बात, थोड़ा सा जमीन होना चाहिए, थोड़ी सी गैरत होनी चाहिए, ताकि आपके असेंबलियां तोड़ लो। क्यों नहीं तोड़ते ये असेंबलियां? आपका ये तकब्बुर कल न परसों ये भी खत्म हो जाएगा। चले मैं एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात छोड़ दे, वो छोड़ दे। उसके बाद देखिए आपने लोगों को डराया, धमकाया, खौफजदा रखा हुआ है। लोग आपने अपने लोगों को खौफजदा रखा हुआ। आप थोड़ा सा ये खौफ का आलम है। खौफजदा तो आप लोग, आपने खुद अभी कहा, आपने अभी खुद कहा भेड़ बकरियां उनको। टार्चर सेल आपके होते थे यार। आप तो क्या क्या नहीं चले करते। शेख साहब मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद वो ओपन है यार। वक्फे के बाद आते हैं तो चीमा साहब जो है ये पंजाब के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आगा रफ़ीउल्लाह साहब, याकूब शेख साहब, निसार चीमा साहब हमारे मेहमान हैं। आगा साहब ने ब्रेक के दौरान भी याकूब शेख साहब को बड़ा तंग किए रखा है। निसार चीमा साहब क्या नज़र आ रहा है अब? इमरान खान साहब ने तो क्लियर कट कह दिया मैं एतमाद का वोट लूँगा, फिर वो उसी तरीके से कहेंगे असम्बली का एतमाद, मेम्बरान का एतमाद मेरे पास है, हुकूमत चलाऊँगा, PDM का लॉन्ग मार्च। क्या होगा ये मुस्तकबिल में अगर आप समराइज़ करें? मुझे तो अब सब लगता है कि जिस तरह अवाम जो है इस अजाब से तंग आए हुए हैं, SPT हुकूमत के अजाब से, और ये मुमकिन नहीं है कि उनकी दुआएं जो हैं वो अर्श मुअल्ला तक ना पहुंचे और इस अजाब से निजात ना हासिल हो। मेरा ख्याल ये जो अवाम का इन्होंने जीना तो मुश्किल रमजान कर में दिया जरा है। दुआएं ज्यादा कबूलियत की घड़ियां होती हैं, कबूल होंगी। लेकिन ये है रमजान कि- तक रहेंगे नहीं लेकिन वैसे। ये है कि ये रमजान देखें, से बात पहले ही ये है, आगा साहब रमजान लेकिन से पहले ही लेकिन इंशाल्लाह लेकिन आप सब ये रमजान नहीं है- रमजान में बंद कर दिया जाता है। लेकिन खुशफहमी में दिल की खुशियों में कोई पाबंदी नहीं। कब देखें अब साहब, जी जी डॉक्टर अब सब ये नहीं है कि सिर्फ हम दुआओं पे तकिया कर रहे हैं, साथ जद्दोजहद दवा PDM भी कर रही रहे है, हैं। दवा भी कर रही है। जिस तरह देखें नवाबदार नसरुल्लाह खान का बड़ा खूबसूरत वो शेर है कि कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, वाह वाह, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से दुआओं टली से है। टली है। बिल्कुल। तो सिर्फ दवाओं का मामला नहीं है, दवा भी कर रही है PDM। ठीक। और ये है कि दवा का एक बड़ा अच्छा जो है, ये जो एक इंजेक्शन लगा है, ये आपने देखा है, ये जो है ये कल जो कुछ परसों हुआ है तो आपके सामने है जी। इसका अभी वैक्सीन 13 को दूसरा लगेगा इंशाल्लाह। PDM के मजीद इंजेक्शन तैयार हो रहे हैं फिर चीमा तैयार है हमारे तैयार है पास 13 को वैक्सीन इंशाल्लाह। जी हाँ, हमारे पास वैक्सीन मौजूद है। आप बिल्कुल परेशान मैं नहीं फिर हों। ये कहूंगा, देखें गुजारिश ये तो आपसे, वैक्सीन अपने लोगों को देना ताकि वो इस मुसीबत से जान छोड़े। हम अपने बंदों को भी वो देंगे। कह रहे हैं वो ऐसी पहले वैक्सीन आप तो दे, लोगों के लिए हमारा वो विश्वास हो रहा है। ऐसी वैक्सीन आप आगा लोगों साहब को कह रहे परसों हैं आप कि लोगों शेख पे साहब एडमिनिस्टर करेंगे। वो कहते हैं ऐसी वैक्सीन दें जिससे PDM का इंजेक्शन असर ना करे।
सर मैं एक चीज बताऊं, पीडीएम है क्या चीज? आप हाफिज साहब, मैं एक गुजारिश करूं आपसे, पीडीएम है क्या चीज? ये सारा वो टोला है जो अपनी करप्शन बचा रहे हैं। खुदा के वास्ते मुझे सिर्फ एक बता दें कि इनका एम क्या है। अगर मुझे आप एम पे कन्विंस कर देना हाफिज साहब, मैं बखुदा इनको जज कर लेता हूं यार। अगर ये इसलिए इकट्ठे हैं सिर्फ करप्शन के हवाले से, इन्होंने अपनी करप्शन को बचाने के लिए, अवाम के लिए क्या इनके पास एजेंडा है? मुझे बताएं तो सही, अवाम के लिए क्या एजेंडा है इनके पास? हमने हर इदारे में इदारे को ठीक करने की कोशिश की है। करप्शन का जो नारा ये लगाते हैं, जो गंद मचा हुआ था उसको हमने ठीक करने की कोशिश की है। ब्लीडिंग इंस्टीट्यूशन उसको हमने ठीक करने की कोशिश की है। शेख साहब को आपने इतना तंग जी जी मसाब, गुजारिश ये है कि करप्शन को तो ये सिर्फ सियासी नारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और इनका ये है कि बिल्कुल एक ओपन ऑफर है कि भाई या तो ये है कि हमें ज्वाइन करो, हमारे इत्तेहादी बनो, वरना ये है कि नैब के लिए तैयार हो जाओ, नैब को फेस करना पड़ेगा। चले ये है इनका। आगा साहब, आपको क्या नजर आ रहा है मुस्तकबिल के आने वाले चंद दिनों के अंदर? ये करप्शन वाली बातें अभी इनको जेब इसलिए नहीं देती, इनको चाहिए कि जब करप्शन में वाकई ये सिंसियर है, वाकई इस कौम के साथ ये धोखा नहीं कर रहे, फ्रेब नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोले, फ्रॉड नहीं कर रहे, तो इनको चाहिए कि अपने तमाम लोगों को पेश करें अदालतों के आगे, किसी स्टे के पीछे ना छुपे, और कौम को बताएं कि जी ये देखें हमारे पर ये इल्जाम था और हमने अपने लोगों को अदालतों के आगे पेश कर दिया, स्टे में हम नहीं छुपे और ये फैसला आया, ये हमारे लोग जो है ना साफ थे, क्लियर हो गए। लेकिन इन्होंने कौम को धोखा देना है, ये सिर्फ इक्तदार के मजे लूटने के लिए आए हुए, इक्तदार का मजा लूटना चाह रहे हैं। कौम को इन्होंने सुहाने ख्वाब दिखाए, और इंशाअल्लाह ताला अब इनका वो जो एक ईंट निकलती है ना, वो निकल चुकी है। अब आप देखें ये इमारत गिरती कैसी है, और बहुत जल्द आपको इनकी दूसरी तीसरी फ्लोर गिरते हुए नजर आएंगे। आप अंदाजा लगाएं, देखें, ये आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपने जो ये बात की, चीमा साहब ने उसकी वजाहत नहीं की कि आज इनके अगेंस्ट नून लीग के टिकट लोग मांग रहे हैं, यानी नवाज शरीफ के बयानिए के साथ लोग खड़े हैं, यानी उनको ये खौफ है कि वो पार्लियामेंट नहीं, शेख साहब मुझे देखें, अल्लाह आपके नहीं, अल्लाह पाक पाकिस्तान को कायम दायम रखे, अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए। मुझे अफसोस ये हो रहा है, आप एक ही गाड़ी मुझे अफसोस ये हो रहा है आपकी नालायकी, आपकी इस नालायकी की वजह से आज लोगों को वही नवाज शरीफ की उसमें नजर आ रहा है कि आप हमें टिकट कंफर्म करें, जो बयानिया तो लोगों को लग रहा है कि वो पॉपुलर पार्टी है, पंजाब के अंदर जीत जाएगी। शेख साहब शॉर्टली एक ये इनको तो देखे ना, ये इनकी नालायकी है, ये इनकी नालायकी की वजह से शेख साहब ये वो लोग जो 3 साल पहले एक दूसरे को घसीट रहे थे। अच्छा शेख साहब, लास्ट वक्त खत्म हो रहा है, शेख साहब ये बता दें, वालों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, और मैं चोर बचाए शोर, अगर ये अच्छे चीनी चोर, आटा चोर और दवाइयाँ चोर सामने लेके आए। शेख साहब लास्ट में एक सीट लास्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इनमें से एक छलांग लगा के शेख साहब चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब या संजरानी साहब, किसको कामयाब होता देख रहे हैं? संजरानी साहब इंशाल्लाह। अच्छा जमीर जान कैसे नंबर उनके ज्यादा है, संजरानी साहब कैसे चेयरमैन रहे, उन्होंने अपने आप को नंबर हमारे वो कैसे 53-47 पे जीतेंगे कैसे? कैसे ये देखिए, ये जो इनके लोग बैठे हुए हैं, वो आके अगर वोट देते तो मैं उन्हें मना करूंगा। मुझे बताएं इसी तरह गिलानी साहब को वोट मिले। अच्छा गिलानी साहब यार ये वीडियो आ गई थी एक दिन पहले, मीठा कह रहे कि आपकी वीडियो आ चुकी है, हमारी कोई वीडियो तो हम सामने लेके आए ना, हमारी वीडियो बनती हम जूता मार वीडियो को आपसे एक आखिरी गुजारिश करूंगा, गुजारिश यही है, चोर बचाए शोर, क्योंकि इनके पास सारे चोर बैठे हुए हैं, चीनी चोर, आटा चोर, दवाई चोर मचा रहे हैं। बात बताएं, नहीं चोर वाली बात नहीं, मुझे बताएं अपने लोगों को एहतसाब के सामने कब पेश करेंगे? नहीं लोगों को कब पेश करेंगे? मुझे कब छोड़ेंगे? मेरी सिर्फ एक बात है, बाकी बातें ये करें, मुझे सिर्फ ये मुझे सिर्फ ये डिप्टी
स्पीकर स्टेट है, इनके सारे लोग स्टेट पे चले। आपका एम क्या है? पीडीएम का इकट्ठे होने का मकसद क्या है? मकसद ये है, मुझे अगर मकसद नेक मकसद ये है कि आप जैसे नालायकों को बाहर निकाला है, 22 करोड़ आवाम की तरक्की कर रहे शामिल हो जाता रास्ता रोका। वरना आप मुझे बताइए एक ईंट लगाइए इन्होंने आज तक बात शेख कोई याकूब एक शेख ईंट साहब, लगाइए। आगर अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब, भाई साहब चीमा साहब बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।